Om Shanti students. Now I am going to discuss the energy of electron in hydrogen atom. Energy of electron in hydrogen atom. पहले तो आपको एक बात जान लेना है कि इसमें जो हम डिराइव करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, वो सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। फिर भी फार्मूला को अच्छे से याद रखने के लिए, समझने के लिए, कौन टर्म कहाँ से क्यों आया, कैसे आया, इसलिए मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। लेकिन एक फ़ायदा होगा, यदि आप डेरिवेशन सीख लेंगे तो आपको 12th में आपका फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स है, उसमें आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम डिराइव करने के लिए सिलेबस इंक्लूडेड है। और यहाँ आप न्यूमेरिकल सीखेंगे तो वहाँ भी आप न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप डेरिवेशन को भी समझ लीजिए, जान लीजिए, तो आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। लेकिन केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आएगा आपका, सिर्फ डायरेक्ट बुक में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फार्मूला लिख दिया गया है और उसी से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन मैं पहले इसको डिराइव करने जा रहा हूँ। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में आपको ये समझना है कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है और आर रेडियस पे आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आता है तो हर मोमेंट वो टेंजेंशियली वो भाग जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कंपेल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो ये आपको समझना होगा कि वो किस कंपल्सन से वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, जबकि कोई भी सर्कुलर मोशन में वो टेंजेंशियली अवे हो जाना चाहता है, मूव करके निकल जाना चाहता है, लेकिन दैट कंपेल टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इसके पीछे एक ही फैक्टर है कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस, यानी जहाँ प्रोटॉन है, प्रोटॉन के चलते आपका पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो कूलम्बिक फोर्स है वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाता है। तो एनी वे आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना है, कहीं भी सर्कुलर मोशन होगा तो सेंटर से दो तरह का फोर्स काम करता है, टुवार्ड सेंटर एंड अवे टू सेंटर। टुवार्ड सेंटर को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और अवे टू सेंटर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिकली भी इसको आप महसूस किए होंगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे आपको आप बस में आप चढ़े हैं और रोड में एक टर्निंग आ गया, तो जैसे बस टर्निंग लेता है तो सारे पैसेंजर क्या होता है, आपको अपोजिट साइड में, टर्निंग के अपोजिट साइड में वो सब झुक जाता है। क्यों? जैसे ही बस टर्निंग में आता है, कहीं न कहीं उसका सेंटर होता है, उस सेंटर पॉइंट से वो एक फोर्स लगता है उसमें पैसेंजर में, इसलिए वो ऐसे हो जाता है। या आप साइकिल चलाते हैं तो आप जैसे टर्निंग में आप राउंड लेते हैं तो आप अपने बॉडी को उस ओर टर्निंग की ओर झुका देते हैं। क्यों? जैसे साइकिल आपका टर्निंग में गया, वहाँ आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा जो तुमको अवे होना चाहेगा, तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपका वेट से, बॉडी से आप उसको बैलेंस करते हैं। यदि आप नहीं झुकेंगे उस ओर तो आपको स्किड कर जाएंगे, गिर जाएंगे। एनीवे आपको दिमाग में ये रहना चाहिए, फिजिक्स में मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि आपका कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो दो तरह का फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स आपको जो होता है mv²/r, वहाँ डेरिवेशन है फिजिक्स में, आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये रिलेशन है mv²/r, जहाँ m मास ऑफ बॉडी है जो मूविंग पार्टिकल है, और v वेलोसिटी है, r आपको रेडियस है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एनीवे इसी का कंसेप्ट को समझने के लिए आपका एक यहाँ टुवार्ड सेंटर जो फोर्स लग रहा है, दैट इज द कूलम्बिक फोर्स है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। और चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन कंपेल्ड टू मूव इन ए सर्कुलर पाथ, दैट मीन्स द कूलम्बिक फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल। जब तक दोनों सेम बना रहेगा तब इन दैट कंडीशन द इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अदरवाइज आपको अनबैलेंस होने से फिर वो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कंपेल नहीं होगा, वो टेंजेंशियली भाग जाएगा। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है। तो चलते हम लोग पहले ये मान लेते हैं, लेट अस टेक m mass of electron move with velocity v at radius r। ये m मास का इलेक्ट्रॉन है, इस r रेडियस के सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका भी एक कंसेप्ट बताएं कि यहाँ जो कूलम्बिक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे टू सेंटर जो फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स यहाँ जो है आपको मालूम है द चार्ज के आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपका यहाँ प्रोटॉन और न्यूक्लियस और आपको आर रेडियस में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस तो आपको आर मालूम है, और चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन में हम लोग ई मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो चार्ज सेम होता है इन मैग्नीट्यूड, सिर्फ आपको अपोजिट इन साइन होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है चार्ज का। एनीवे हाइड्रोजन है तो वहाँ एक ही प्रोटॉन है, लेकिन अदर एटम होगा तो उसको मान के चलते हैं एक से अधिक प्रोटॉन है, तो हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड और जो प्रोटॉन का चार्ज है उसको भी ई मान लिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो कूलम्बिक फोर्स में लिख सकते हैं फोर्स इक्वल यहाँ जो होता है कूलम्बिक फोर्स दैट इज ई इंटू जेड ई बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आप प्रोपोर्शनल साइन आप देंगे के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो कूलम्बिक फोर्स जो आपका हो गया, ये फार्मूला आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हुआ आपका एम भी स्क्वायर बाय आर। ये आर आर कैंसिल हो गया तो आपको एक यहाँ एम भी स्क्वायर इक्वल ये फार्मूला आया के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 रखें। अब हम मान लेते हैं जो एनर्जी पजेस विद द इलेक्ट्रॉन दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कंसीडर कर लीजिए। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ई जो होगा दैट इज टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी डी टू मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी डी टू स्टैटिक। तो टोटल जहाँ भी जो चीज़ है वहाँ जितने तरह की एनर्जी उसको आपको ऐड करना होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ई प्लस पी ई हो गया। तो आपका काइनेटिक एनर्जी तो लिख ही सकते हैं, मास पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पता है, तो ये हाफ एम भी स्क्वायर हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या लिखेंगे इसको समझना है आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी, बहुत लोग सोचते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हम लोग लिख देंगे कि एम जी एच, लेकिन ये वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। एम जी एच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो आपको एच कोई पार्टिकल को या कोई बॉडी को आप एच हाइट में लेके रखेंगे तो वहाँ पर एच हाइट में जाके जो एनर्जी पजेस कर रहा है, तो उसके लिए एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ बॉडी और आपका एच मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वहाँ यहाँ ये कंसेप्ट नहीं है, आपको तो इलेक्ट्रॉन को एच हाइट में लेके रखे नहीं है आप, वो तो आर डिस्टेंस में मूव कर रहा है 3 डायमेंशनली। एनीवे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वर्क डन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे भी आपको सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल और वर्क डन का भी यूनिट होता है जूल। इसका मतलब कहीं कोई कनेक्शन है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में। तो आपको वर्क डन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है इसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू यूनिट चार्ज है, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
तो आपको जैसे जैसे आप इसकी इस ओर आएंगे तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा। तो आप चूंकि डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं टुवर्ड्स प्लस क्यू, लेकिन रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन आपका अपोजिट है, ये ध्यान देना है। तो आपको कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन in bringing unit positive charge from infinite distance to r distance। सपोज इन्फिनाइट से हम r डिस्टेंस तक लाए हैं इसको, उसमें जो वर्क डन हुआ, चूंकि अगेंस्ट फोर्स काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन देना होगा। तो आप वर्क डन बराबर तो जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ क्या है? कूलम्बिक फोर्स, रिपल्सन फोर्स। तो उसको लिखेंगे के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डिस्टेंस यहाँ क्या है? दोनों का r, और नेगेटिव साइन देंगे चूंकि अगेंस्ट फोर्स काम कर रहे हैं। आप आर आर कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर हो गया। तो ये आपको वर्क डन के टर्म में आपको ये रिलेशन हुआ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी यही हुआ, चूंकि डेफिनेशन ही आपको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट डिस्टेंस टू आर डिस्टेंस। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ रिलेशन ये आ रहा है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और चूंकि आप एम वी स्क्वायर का पहला में रिलेशन पता है आपको के जेड ई स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो आप देखिए ये यहाँ पर हाफ है, यहाँ 1 है, यानी आपको प्लस माइनस, और ये ग्रेटर टर्म है इसलिए साइन नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से आपको एनर्जी का जो रिलेशन मिला आपको ये आया फॉर्मूला, E इक्वल्स माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये रिलेशन आया। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 रख दीजिए। तो 1 में एम वी स्क्वायर रिलेशन था आपका, 2 में आपका एनर्जी के टर्म में। लेकिन ये तो एनर्जी का रिलेशन आया, लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रेडियस, यानी आपको जिस रेडियस में, यानी जिस ऑर्बिट में फर्स्ट रेडियस में, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट रेडियस हुआ, सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो सेकेंड रेडियस हो गया। तो रेडियस का वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ जो टर्म आया इस एक्सप्रेशन में आर, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमको अब तो कोई भी चीज़ का रेडियस को जानने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंटली उसको हम लोग निकालने नहीं जाएंगे हर एटम में, इसलिए हम लोग इसको दूसरे टर्म में भी इसको चेंज करते हैं। तो हमारा इसका चेंज करने का तरीका ये है कि आप फ्रॉम बोर्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। थर्ड पोस्टुलेशन में क्या था? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू मल्टीपल ऑफ एन इंटीजर टू एच बाय ट्वाइस पाई। तो एन यहाँ इंटीजर है 1 2 3, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट के लिए आप लेंगे। तो फिर आप चूंकि एम वी स्क्वायर का हमारा रिलेशन है, इसलिए यहाँ एम वी स्क्वायर लाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए इसको, ऑन स्क्वायरिंग इट। तो आपको क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर, और इधर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। फिर एम वी स्क्वायर एक तरफ रखिए और बाकी उधर ले जाइए। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम और आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। और एम वी स्क्वायर आपको जो फर्स्ट रिलेशन एम वी स्क्वायर का जो रिलेशन है उसको आप पुट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 3, तो आपको एम वी स्क्वायर बराबर वहाँ क्या निकला था? के जेड ई स्क्वायर बाय आर आया था, और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो आर आपको यहाँ ले आइए आर का वैल्यू। तो ये हो गया रिलेशन एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 के स्क्वायर, यहाँ पर के लिख दीजिए 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। फिर आपका एम यहाँ है, एम लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल टर्म कौन सा है? एन स्क्वायर है, और यहाँ पर आपका क्या है? जेड है।
बाकी देखिए सारा कांस्टेंट, एच प्लैंक कांस्टेंट हुआ, पाई 22/7 हो गया, ये आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुआ कोलम्बिक फोर्स में, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम ये सारा कांस्टेंट वैल्यू को रख दें तो हमारा ये वैल्यू आता है 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम में। तो कभी कभी हमको रेडियस निकालने बोलेगा nth ऑर्बिट के लिए रेडियस, तो rn लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस जानना है r2 इक्वल यहाँ n का वैल्यू 2 रख दीजिएगा। तो ये भी एक रिलेशन है रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए। तो एनीवे हमको इस r को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चूंकि हमारा वही कॉम्प्लिकेटेड नंबर था तो हम r को वहाँ पर रख देंगे। और ये इक्वेशन आप यहाँ पर लिख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर जो है ये इसके लिए, ये तो आपको जानने के लिए न्यूमेरिकल पर्पज से मैं एक सुविधा के लिए लिख दिया Rn इक्वल 0.529। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 4 रख लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 और 4 से आप रिप्लेस कर दीजिए r का वैल्यू। तो यहाँ से आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 4, तो आपको एनर्जी का रिलेशन आ गया -12 kZe स्क्वायर। अब r का वैल्यू देखिए, यहाँ वैल्यू क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर, अब बाई जो है ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर kZe स्क्वायर और m आ गया। तो 2 2 जा 4 कर दीजिए इसको। अब ये रिलेशन जो बन के आया वो एनर्जी का रिलेशन हुआ। तो ये आपका क्या हो गया रिलेशन, हाँ ये 2 2 जा 4 हो गया, तो -2 k स्क्वायर हो गया, e स्क्वायर तो आप e4 कर दीजिए, और मास भी लिख लीजिए यहाँ मास, और ये z और इंटू जेड स्क्वायर हो गया, और बाय नीचे कितना हो गया n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ कांस्टेंट ये सब इतना आ गया। तो आपका न्यूमेरिकल पर्पस में किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी पजेस करता है, सिर्फ 1 का वैल्यू n का वैल्यू रखना है, 1 2 3 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए। z यहाँ न्यूक्लियस चार्ज है, डिपेंडिंग जैसे हीलियम एटम रहेगा तो z का वैल्यू 2 लिखना होगा, लिथियम होगा तो न्यूक्लियस चार्ज 3 होगा, यानी एटॉमिक नंबर 3 है उसका, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और ये सारा कांस्टेंट का आपकी सुविधा के लिए मैं रख देता हूँ। सारे कांस्टेंट को रखेंगे तो यहाँ एक रिलेशन आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, -13.6 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी को यदि आप जूल में आपको सुविधा होगा, नहीं तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल के बीच का रिलेशन याद करना होगा, फिर कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो क्यों नहीं जिस यूनिट में आपको न्यूमेरिकल रहेगा वो यूनिट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए, तो आपको कैलकुलेशन से बचेंगे, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से। तो आप यहाँ फर्दर लिख लीजिए -21.79 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर और बाय n स्क्वायर जूल पर एटम। ठीक है, आप किलो कैलोरी में भी रख सकते हैं इसको, तो किलो कैलोरी में लिखेंगे तो -313.52 जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और ये किलो कैलोरी पर एटम लिखेंगे। तो देखिए आपको एनर्जी को 3 यूनिट में लिखा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में भी और किलो कैलोरी में भी। तो डायरेक्ट जिसमें आप जिस यूनिट में पूछेगा बस n का वैल्यू रखना है, और न्यूक्लियस चार्ज हाइड्रोजन होगा तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब तो ये हुआ कि एनर्जी पजेस विथ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में कितना आपका एनर्जी पजेस कर रहा है उसके लिए आपको 3 यूनिट में आपको रिलेशन लिख दिया गया है। तो सुविधा के अनुसार आप यूज कर लेंगे, ये रिलेशन याद करेंगे। फिर हम लोग आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन आपको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो आप क्या करते हैं, उसमें एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब का बात होता है ना। जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में एनर्जी आपको जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और लोअर से हायर जाता है तो एब्जॉर्ब करता है। तो कभी कभी आपको यही पूछेगा न्यूमेरिकल में, हाउ मच एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू
सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट, या वो जो रेडिएशन हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी पूछेगा या उसका वेवलेंथ पूछेगा रेडिएशन का। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, तो उसके लिए हम लोग रिलेशन कौन कौन सा आएगा तो चलते हैं हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल में ही आप जानते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, और उसके लिए डेली इक्वल क्या लिखते हैं, E2 माइनस E1 लिखते हैं। तो 2 यहाँ सेकेंड नहीं है, मतलब हायर ऑर्बिट एनर्जी पजेस विथ हायर ऑर्बिट, और E1 जो हुआ एनर्जी पजेस विथ लोअर ऑर्बिट। तो आप यहाँ एनर्जी का जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो वैल्यू रख लीजिए, माइनस ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर ME4Z² बाय यहाँ N2 स्क्वायर और H स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखिए इसमें E1 का फिर इसी तरह से माइनस ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर ME4Z² एंड बाय N1 स्क्वायर एंड H स्क्वायर। ये तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ कॉमन आपका इतना चीज है आपका, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो ये प्लस वाला तरफ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर ME4 और Z स्क्वायर और बाय यहाँ कर दीजिए H स्क्वायर। तो ये बच गया आपका 1/N1 स्क्वायर और माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट अभी हम लोग पर्टिकुलर ऑर्बिट वाला में रख चुके हैं, यही सारा वैल्यू पुट किए थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 आया था और जूल पर एटम वाला में हम लोग 21.79 10⁻⁻19 आया था। तो वो उसी टर्म में लिख दीजिए, चूंकि सब आप इसको डायरेक्ट लिख के सारा वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों नहीं जो डायरेक्ट कांस्टेंट का वैल्यू है उसको हम लोग लिख के हम लोग याद करेंगे इसको डायरेक्ट। तो इसके लिए आपको रिलेशन हो गया डेल ई बराबर यहाँ पर 13.6 कर दीजिए सारा कांस्टेंट का और Z स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। आप ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। यदि आपको जूल में लिखना है तो आपको लिखना होगा 21.79 10⁻⁻19 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर जूल पर एटम। यदि किलो कैलोरी में लिखना है तो 313.52 Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर किलो कैलोरी पर एटम हो गया, पर मोल में आएगा ये रिलेशन, एटम में नहीं आएगा, पर मोल। ठीक है, तो आपका ये रिलेशन हो गया आपका जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब उसमें कितना एनर्जी पजेस करेगा। दूसरा कंडीशन हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये रिलेशन। कांस्टेंट वैल्यू सब में वही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल पर एटम में सिर्फ वहाँ 1/N1 माइनस 1/N2 हो जाएगा स्क्वायर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो अकॉर्डिंगली हम लोग रिलेशन हम लोग पुट करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप जानना चाहते हैं तो आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आप जानते हैं डेल इक्वल एच म्यू होता है। तो म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, तो डेली की जगह हम बैठा देंगे ये रिलेशन, तो डेल ई इक्वल यहाँ एच म्यू लिख सकते हैं, यही ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर ME4Z स्क्वायर और बाय H स्क्वायर हो जाएगा और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको यूनिट आपको लिखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी का तो साइकिल पर सेकेंड या हर्ज। तो अब यहाँ से आइए H उधर जाएगा, HQ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या रिलेशन आएगा, ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर ME4Z स्क्वायर बाय H स्क्वायर एंड 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो आप देखिए सारा कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर H स्क्वायर था, ये H आ गया तो H क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इस सारा कांस्टेंट का वैल्यू रख के कैलकुलेट करने से हमारा ये रिलेशन आता है। म्यू इक्वल जो होगा आपका 3.289 10⁻15 और Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर साइकिल पर सेकेंड या हर्ज भी यूनिट लिख सकते हैं और हर्ज करके भी लिख सकते हैं।
तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का जब आपको न्यूमेरिकल रहेगा, फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो आपको ये रिलेशन लिखना है। आपको सिर्फ n1 n2 नंबर ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना। कितना आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल यदि डायरेक्ट ये याद रखेंगे। सिर्फ आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट n1 और n2 का वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है। फिर इसी में आपका म्यू इक्वल क्या होता है, c बाय लैम्डा होता है। तो वहाँ आप जो लिखे थे एच म्यू, तो इसको हम लोग यहाँ से हम फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको एच म्यू की जगह हम एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, म्यू इक्वल सी बाय लैम्डा होता है। अब यहाँ से आप फिर मॉडिफाई करके लाइए रिलेशन, ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम E4Z स्क्वायर और ये एच स्क्वायर हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। फिर एस सी उधर ले जाइए तो 1 बाय लैम्डा बच जाएगा यहाँ पर आपको 1 बाय लैम्डा, और ये ट्वाइस पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम E4Z स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, ये एस सी आएगा तो एच क्यूब सी हो जाएगा, और यहाँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हुआ। तो एक साइंटिस्ट था रिडबर्ग ने, ये सबसे पहले उन्होंने इस कांस्टेंट को कैलकुलेट किया था। तो उसके नाम पे इस कांस्टेंट को रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वेवलेंथ जो हुआ रिलेशन, रेडिएशन का जो वेवलेंथ क्या होगा उसके लिए ये फार्मूला आया। तो 1 बाय लैम्डा को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर म्यू बार। वेव नंबर बोलेगा तो यही लिखेंगे, और वेवलेंथ बोलेंगे तो 1 बाय लैम्डा कीजिएगा, इतना बराबर ये आएगा। इस सारा का एक कांस्टेंट आ गया RH रिडबर्ग कांस्टेंट। ये R रिडबर्ग हो गया, H आपको हाइड्रोजन एटम के लिए था वैल्यू। तो यहाँ तो अदर एटम के लिए Z स्क्वायर लेके मैं चल रहा हूँ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यदि RH का वैल्यू आप लिखते हैं 109677 और Z स्क्वायर तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा पर सेंटीमीटर। 1 बाय लैम्डा है, तो ये आपको रिलेशन हुआ। तो ये तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है। फिर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, उसके लिए आपको रिलेशन आया। फिर रेडिएशन जो हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका ये रिलेशन आया, या उस रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है या वेव नंबर क्या है, उसके लिए ये रिलेशन आया। तो न्यूमेरिकल के लिए सारे ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखना है। तो अब इसमें थोड़ा सा कुछ इनपुट और मैं डाल देता हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि कभी कभी आपको नंबर और ऑर्बिट नहीं दिया रहता है, आपको सीधे आपको बोल देगा कि लाइमन सीरीज का है कि बाल्मर सीरीज का है। तो पहले तो आप स्पेक्ट्रम समझ लीजिए क्या है, तब हम लोग इसमें बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।